A very, very good morning, class. Good morning. Good morning to all of you. बहुत ही बढ़िया दिन. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. उठ गए हैं सब लोग. गुड मॉर्निंग. डन है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बहुत ही बढ़िया. चलिए स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर आई थिंक हमने वो फॉर्मूला चेक कर लिया था जो हमारे पास आया था. I इज इक्वल टू ई अपॉन EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r. वो फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है न्यूमेरिकल में मैंने वो भी दिखा दिया था. आज भी हम लोग करेंगे वो फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी ना किसी न्यूमेरिकल में. आज हम एक दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंट्रेंस में भी इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. टॉपिक का नाम बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक का नाम हमारा आज का ये है, सेल्स इन सीरीज. बिल्कुल ध्यान से समझना. ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं सेल्स इन सीरीज की बात कर रहा हूं. एक्चुअल में टॉपिक का नाम है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. हमें ये पढ़ना है. ठीक है, कि अगर आप दो सेल्स को सीरीज में लगा देते हो, ठीक है, तो उनके साथ आप कैसा बिहेवियर करोगे वो हमें देखना है. ए टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, सेल्स इन सीरीज के बारे में पढ़ना. बी टॉपिक में स्टार्ट करेंगे सेल्स इन पैरेलल के बारे में पढ़ना. अगर आपके पास एक सेल है इस तरह से, इस सेल का नाम E1 है, और अगर आपके पास और एक सेल है इस तरह से और उस सेल का नाम है E2. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. जो चीज आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि जो सेल E1 है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें से नेगेटिव टर्मिनल E2 नाम के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच किया गया है इस तरह से. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. लस वन मोर एग्जाम्पल. ए पॉइंट है, इस तरह से एक सेल है और इस तरह से एक दूसरा सेल है. इसका नाम E1 है, इसका नाम E2 है. इन दोनों डायग्राम्स को बिल्कुल ध्यान से देखना है. E1 और E2 के बीच में जो वायर आपको दिखाई दे रही है वो वायर एक्चुअली E1 और E2 को कनेक्ट कर रही है. यहां पे भी आपको E1 दिखाई दे रहा है, यहां पे भी आपको E2 दिखाई दे रहा है, और E1 और E2 के बीच में अगेन एक वायर है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है. बट जो वायर E1 और E2 को कनेक्ट कर रही है उसके बारे में खासियत नोटिस कीजिए. ठीक है, व्हेन ऑपोजिट terminals of the cell are connected. क्या बोला मैंने? जब आपके सेल का ऑपोजिट टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा. ऑपोजिट टर्मिनल का मतलब क्या है? पहले वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. इस एग्जाम्पल में पहले वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेल्स के ऑपोजिट टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों सेल के भी ऑपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. व्हेन ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, देन द सेल is said to be in
सीरीज। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो सेल एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जब दो सेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर आता है, वो आता है E1 प्लस E2। मतलब दोनों के जो ईएमएफ्स हैं वो ऐड हो जाते हैं और आपको टोटल ईएमएफ मिल जाता है। अब ये चीज आपने रियल लाइफ में भी देखी हुई होगी। रियल लाइफ में अगर आपने कभी सेल्स का यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में भी हम लोग ये चीज बहुत इजीली से कर सकते हैं। हमारे पास है दो सेल्स। अब ये जो सेल आप देख रहे हो, इसमें जो ये ऊपर का चीज आप देख रहे हो, ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है। ये जो नीचे का फ्लैट चीज आप देख रहे हो, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। जो यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, रियलिटी में ये इस तरह से होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। लुक एट दिस सेल, इसके पास भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके पास भी एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैंने इन दोनों सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं मैं इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच कर रहा हूं। और अगर मैंने इसके अक्रॉस कुछ लगाया, मैंने अगर यहां और यहां वायर लगाई, तो उस वायर में जो भी डिवाइस होगा उसको इन दोनों सेल का एडिशन वाला वोल्टेज मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों सेल का कनेक्शन सीरीज में किया गया। और आपको कैसे पता चला ये दोनों सेल्स का कनेक्शन सीरीज में किया गया है? आप देख पा रहे हैं एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ऑपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सपोज कीजिए अगर ये वाला सेल 5 वोल्ट का है, ये वाला सेल भी 5 वोल्ट का है, मतलब दोनों मिला के आपको 10 वोल्ट मिलेगा। और ये कहानी कुछ नई नहीं है। अगर आप बचपन में याद करेंगे तो बचपन में अपने को एक टॉर्च अगर जलाने की होती थी, इफ यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ टॉर्च बचपन के अंदर, जिसमें दो सेल्स हमें इंसर्ट करने पड़ते थे। बड़ी कलर की टॉर्च होती थी, बहुत मोटी सी टॉर्च होती थी, जिसमें हम लोग को दो बड़े बड़े एवरीडे के सेल्स इंसर्ट करने पड़ते थे इस तरह से। तो वो सेल इंसर्ट करने का टॉर्च के अंदर भी एक तरीका होता है। आपने अगर उसमें पहला सेल इंसर्ट किया, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, फिर जो दूसरा सेल आएगा उसको भी वैसे ही इंसर्ट करना है। दूसरे सेल का नेगेटिव पहले वाले सेल के, दूसरे सेल का पॉजिटिव पहले वाले सेल के नेगेटिव से टच होना चाहिए। अगर आपने सेल उल्टा डाला तो टॉर्च नहीं जलेगी, क्योंकि ऑपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर ऑपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए तो दोनों ईएमएफ एक दूसरे को माइनस करेंगे, जैसे कि यहां पे दोनों ईएमएफ एक दूसरे को प्लस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऐसा कनेक्शन मिला, अब क्या होगा? अभी भी ये दोनों सेल सीरीज में ही हैं, अभी भी ये दोनों सेल सीरीज में ही हैं, बट इसको इमेजिन करो, इसमें क्या हो रहा है? सेम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं? एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा हो गया तो आपको जो टोटल आउटकम मिलेगा वो E1 माइनस E2 का टोटल आउटकम मिलेगा। अगर टॉर्च के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो टॉर्च के केस में अगर एक बैटरी 5 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी भी 5 वोल्ट की है और दोनों को आपने इस सही अंदाज में कनेक्ट किया तो टॉर्च को टोटल 10 वोल्ट मिलेगा। 5 माइनस 5 प्लस 5 10 मिलेगा। पर अगर आपने सही तरह से कनेक्ट नहीं किया, सही तरह से मतलब क्या? आपने एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया। दैट मींस आपने टॉर्च के अंदर सेल ऐसी डाली, ये आपने एक सेल ऐसा डाला और फिर ये दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया ऐसे।
तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं सिमिलर नेगेटिव टर्मिनल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर सिमिलर नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अभी भी सीरीज में ही है, अभी भी सीरीज में ही है, पर क्योंकि सेम टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए जो टोटल आउटकम मिलेगा वो E1 माइनस E2 का मिलेगा। अगर ये बैटरी भी 5 वोल्ट की है, ये भी बैटरी 5 वोल्ट की है, तो 5 माइनस 5 0, इसका मतलब आपका टॉर्च जलेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता, एक बैटरी 10 की होती, दूसरी बैटरी 5 की होती, तो 10 माइनस 5 5 वोल्ट तो भी मिलता। पर क्योंकि हम टॉर्च के अंदर दोनों बैटरी सेम वोल्टेज की डालते हैं, तो आपको नेट वोल्टेज 0 मिलता है। हालांकि ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, सब चीज सीरीज है। इज दिस क्लियर? जब ऐड होगा किस तरह से दिखाई देगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा किस तरह से दिखाई देगा। इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी? रिप्लाई। रियलिटी में हम ऐसा बोलते हैं कि सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए वी यूज अ वर्ड अपोज, और इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है असिस्ट। असिस्ट करने का मतलब क्या? एक दूसरे को हम लोग सहयोग दे रहे हैं, ये इसको असिस्ट कर रहा है। असिस्ट करने का मतलब क्या है? असिस्ट करने का मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रियलिटी में अगर आप कभी बचपन में, आपने कभी 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक ओपन करके देखी है, तो 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें सेल और बैटरी के बीच में रिलेशनशिप दिखा होता है। तो 8वीं 9वीं 10वीं टेक्स्ट बुक में लिखा होता है इसको सेल बोलते हैं, आपने सिंबल देखा होगा, और इस चीज को बैटरी बोलते हैं। ये चीज को आप बैटरी बोलते हैं। क्या है बैटरी? क्या है बैटरी? यही है, दिस इज अ बैटरी। खाली ये जो बीच की वायर है, ये बीच की वायर बैटरी में दिखाते नहीं हम लोग लिखते वक्त। तो आप इसमें भी नोटिस करो, ये एक सेल है, यहां पे सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है, और ये सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो एक बैटरी यही है। अ बैटरी इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड लाइक दिस टू असिस्ट ईच अदर, नॉट अपोज ईच अदर। बैटरी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सेल दूसरे सेल को असिस्ट कर रहा है। असिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? जब दोनों के ऑपोजिट टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। पर इसमें सीरीज में कनेक्टेड होते हुए भी वो लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के सिमिलर टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिमिलर टर्मिनल्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से टोटल ईएमएफ घट जाता है। तो अगर इसका कुछ ईएमएफ है, इसका कुछ ईएमएफ है, दोनों को माइनस करके इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल ईएमएफ आपको मिलेगा। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? सेल और बैटरी का मतलब समझ में आया? क्लियर है? डन है एवरीबॉडी? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सीरीज में आप दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक आप असिस्ट करवा सकते हैं, एक आप अपोज करवा सकते हैं। बोलिए, क्लियर है सब लोग के दिमाग में? असिस्ट एंड अपोज।
साई टीवी के रिमोट में भी असिस्ट ही कर रहे होते हैं, टीवी के रिमोट में भी असिस्ट ही कर रहे होते हैं, बस टीवी के रिमोट में आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देता, जैसा टॉर्च में दिखाई देता है ना, वैसा कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देता। ठीक है, सेल एक सिंगल चीज होती है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, मतलब बहुत सारे सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो बैटरी बन जाती है। ठीक है, और अभी टीवी के रिमोट में क्या होता है, आप आजू बाजू लगाते हो, ऐसे लगाते हो, तो होता क्या है, एक क्लिप होती है, एक क्लिप होती है जो यहां से यहां तक जाती है। अगर आप टीवी के रिमोट में देखेंगे तो जहां पे आप सेल्स को लगाते हैं वहां पे आपको एक एल्यूमिनियम की क्लिप मिलेगी, वो क्लिप इसको और इसको ज्वाइन करती है, मतलब वो क्लिप एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक ज्वाइन करती है, और यहां से एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक ज्वाइन करती है। तो ये नया टेक्निक निकाला गया ताकि ताकि आपकी स्पेस बच सके, वरना अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपका रिमोट और लंबा बनाना पड़ेगा उन लोगों को, है ना। जैसे टॉर्च इतना लंबा क्यों बनता था, क्योंकि उसमें 2 बैटरी डालनी पड़ती थी, तो इस तरह का टॉर्च लंबा बनता था, आपको ऐसे पकड़ना पड़ता है, हैवी होता था। उन्होंने टेक्निक क्या निकाला, टेक्निक यही है ना कि नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। अगर ये कर दिया तो बात खत्म हो गई। तो जरूरी थोड़ी है ऐसे ही कनेक्ट किया जा सकता है, आजू बाजू रखो, ऐसे रखो, और यहां से एक वायर लेके इसको ज्वाइन कर दो, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। आई होप एवरीबडी इज ओके, साय समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये होगा आज हमारा पेज नंबर 1। हमने पेज नंबर 1 में सीखा कि किस तरह से सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 में हम लोग हमारा बी पार्ट चेक करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज जरा हमको बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके ये जो सेल्स हैं इनके खुद के पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी के पास ईएमएफ है तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि उसके पास उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में जब आप बात करोगे तो कोई भी केस क्यों ना हो, इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐड ही होते हैं, ये बात हरदम याद रखना। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका इसका सबका सबके पास अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में आते हैं, पर रेजिस्टेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी कैसे कनेक्टेड की गई है। रेजिस्टेंसेस इन चारों केसेस में सीरीज में ही ऐड होंगे। जो सीरीज का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, उसी तरह से आपको रेजिस्टेंसेस ऐड करने हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग अभी एक नया टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है सेल्स इन पैरेलल। इसमें भी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि हम किस तरह से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहां और यहां इस तरह से आपने एक सेल लगाया और इस तरह से आपने एक सेल लगाया। ठीक है, ये जो सेल है, लेट मी टेक द नेम ऑफ द सेल एज E1। ये जो सेल है, लेट मी टेक द नेम एज द E2। ठीक है, अब ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और आप इजीली देख भी सकते हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को बात करनी है, ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोगों को बात करनी है। यहां पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ए और बी पॉइंट के बीच में ही हम लोग बात कर रहे थे, और अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो भी ए और बी पॉइंट के में ही हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, ये चीजें आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपने टेंशन में नहीं आ जाना है, आपको याद रखना है कि 2 सेल्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, 2 सेल्स सीरीज में कैसे कनेक्टेड किए जाते हैं।
सीरीज का डायग्राम आपने याद रखना है, पैरेलल का डायग्राम आपने याद रखना है, ठीक है। अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब सेल्स इन पैरेलल कनेक्टेड होंगे तो चीजें किस तरह से दिखाई देंगी, जरा इसको अंडरस्टैंड करके देखते हैं। एक और चीज मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि R1 जो होगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 और जो R2 होगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E2। मैंने यहां पे बनाया नहीं है, आई हैवंट शोन इट हियर। शोन करना होता तो इस सेल के एग्जैक्टली बाजू में मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बनाता, पर यहां पे मैंने बनाया नहीं है, पर वहां पे है, ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि इस सेल के पास इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका नाम R1 है, और इस सेल के पास भी इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका नाम R2 है, ठीक है। अगर हमें इस सेल के करंट के बारे में बात करनी है तो समझो ये सेल एक करंट बाहर निकाल रहा है, ये सेल एक करंट बाहर निकाल रहा है। इस सेल से निकलते हुए करंट को हम लोग नाम I1 दे रहे हैं और इस सेल से बाहर निकलते हुए करंट को हम नाम I2 दे रहे हैं। आई होप आप लोग को एक बात पता होगी कि करंट हरदम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे आपका करंट बाहर आता है, ये बात आई होप आज सब लोग को पता होगी। और फिर क्या होता है, सपोज कीजिए अगर मैं सर्किट को कंप्लीट करना चाहूं तो ये दोनों सेल को हमने इस तरह से एक बल्ब के आजू बाजू लगा दिया, इस तरह से, ये आपका पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब ये करंट दोनों के दोनों आएंगे, ए तक पहुंचेंगे, ए से बल्ब में जाएंगे, बल्ब से बी में जाएंगे, बी से वापस बैटरी में वापस वापस चले जाएंगे। तो जब यहां पे करंट आएगा तो यहां पे करंट आने के बाद इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब यहां पे करंट I1 प्लस I2 फ्लो करेगा। करंट पानी की तरह होता है, वायर पाइप की तरह होती है। अगर यहां से एक पानी आ रहा है और यहां से एक पानी आ रहा है तो दोनों के दोनों पानी मिलके आगे फ्लो करेंगे क्योंकि सिंगल वायर है। तो अगर यहां से करंट I1 आ रहा है, यहां से करंट I2 आ रहा है, तो दोनों करंट्स ऐड होके आप पूरे सर्किट में इस तरह से फ्लो करेंगे और यहां पे भी पहुंचने के बाद I1 प्लस I2 ही पहुंचेंगे। बट यहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा, ये करंट इस बैटरी का है तो I1 अपनी बैटरी के पास पहुंच जाता है और ये करंट इस बैटरी का है, I2 अपनी बैटरी के पास पहुंच जाता है। खत्म हो गई कहानी। तो पैरेलल में आपने ये नोटिस किया कि हर एक बैटरी अपना अपना करंट निकालती है। हालांकि हो सकता है कि वो दोनों करंट्स एक दूसरे के साथ एड अप होके हमारे डिवाइस से पास हो, बट अल्टीमेटली वो दोनों के दोनों करंट्स वापस अपनी अपनी बैटरी के पास पहुंच जाते हैं, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, अब हमें क्या सोचना है, अब हमें यह सोचना है कि अगर हम वोल्टेज लिखना चाहते हैं, अगर हम क्या लिखना चाहते हैं, वोल्टेज के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो हम लोग वोल्टेज के बारे में किस तरह से बात करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। फिलहाल ये डायग्राम सबको समझ में आ गया क्या? एवरीबॉडी इज ओके विद द डायग्राम? गिव मी अ यस और नो इफ एवरीबॉडी इज ओके विद द डायग्राम। सब लोगों को डायग्राम समझ में आया है कि किस तरह से कौन सा सेल है, क्या है? गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम कि हमें दो सेल्स हमने रखे हुए हैं, दोनों सेल्स हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, दोनों सेल से अपना अपना करंट निकल रहा है, दोनों सेल के पास अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर एक करंट आके एक जगह पे ऐड भी हो सकता है, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। दोनों करंट वापस सर्किट में फ्लो करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों करंट वापस अपनी अपनी बैटरी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों बैटरी के पास अपना अपना रेजिस्टेंस है, लिखा है मैंने, R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पहले वाली बैटरी एंड R2 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दूसरी वाली बैटरी। दोनों बैटरी के पास अपना अपना रेजिस्टेंस है, R1 और R2। बनाया नहीं है पर है, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो हमारे पिछले 2 क्लास की नॉलेज से हमें पता चला था। सबसे पहली चीज जो आपको पता चली थी, पिछले 2 क्लास की जो नॉलेज है
उससे जो हमें पता चला था वो जरा हम लोग बात करके देखते हैं। प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। हमें ये पता चला था कि वोल्टेज एंड ईएमएफ आर नॉट सेम। ये बात आपको पिछले 2 क्लास में मैंने पढ़ाई है। वोल्टेज एक ऐसी चीज होती है जो बैटरी सप्लाई करती है। ईएमएफ एक जो ऐसी चीज होती है जो बैटरी की असली क्षमता होती है। क्षमता मतलब जो बैटरी की असली कैपेसिटी है, उसको आप ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बैटरी का जो वोल्टेज सप्लाइड होता है और जो ईएमएफ उसके पास होता है, वो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होती, क्योंकि ईएमएफ की कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने में चली जाती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है वोल्टेज की वैल्यू। सपोज कीजिए आपको निकालना है वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और ईएमएफ तभी बराबर होंगे अगर किसी बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, पर बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ईएमएफ में से हमें करना पड़ेगा कुछ माइनस। क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें ईएमएफ में से वो चीज माइनस करनी पड़ेगी, वो चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने के लिए चला गया। इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने के लिए चला गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने के लिए जो चीज चली जाती है उसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर। अब आप सोच रहे होंगे I इंटू आर कहां से आ गया? सबसे पहली चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये जो बंदा है, इस बंदे का जो यूनिट है वो वोल्ट्स है। इस बंदे का जो यूनिट है ना वो वोल्ट्स है, ठीक है। इस बंदे का जो यूनिट होना चाहिए वो भी वोल्ट्स ही होना चाहिए। बात को बिल्कुल ध्यान से समझो। आप दो ऐसी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो। अगर इस बंदे का यूनिट वोल्ट्स है तो इस बंदे का यूनिट भी वोल्ट्स होना चाहिए। अभी कल परसों में आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि हमारे बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, पर हमारी बैटरी का वोल्टेज सिर्फ 8 वोल्ट सप्लाई होता है। तो हमें लॉस कितने का हुआ? हमें लॉस 2 वोल्ट का हुआ। तो आपने इस चीज को दिमाग में कैसे रखा? 10 वोल्ट में से माइनस किया 2 वोल्ट तो आपको 8 वोल्ट मिला, बराबर है कि नहीं? ये 10 वोल्ट क्या है? ये ईएमएफ है। ये 8 वोल्ट क्या है? ये वोल्टेज सप्लाइड है। तो ये 2 वोल्ट क्या है जो माइनस किया? ये 2 वोल्ट वो वोल्टेज है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने में यूज किया गया, तभी तो उसको लॉस माना गया। पर ये 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 वोल्ट निकालोगे कैसे? हम लोग सिंपली यूज करेंगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ हमें मदद करता है कहीं भी जगह का वोल्टेज निकालने का। ओम्स लॉ आपसे क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, अगर आपको याद आएगा तो। अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को उस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हराने के लिए कितना वोल्टेज का इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये करना सरासर गलत है। बच्चा सोच रहा होगा ईएमएफ में से डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस कर दो, क्योंकि हराने की बात तो इंटरनल रेजिस्टेंस को की गई है ना। ऐसे कैसे माइनस कर सकते हो आप? ये जो बंदा है इसका यूनिट वोल्ट्स में है, ये जो बंदा है इसका यूनिट ओहम में है। क्या एक वोल्ट की चीज को ओहम में से माइनस किया जा सकता है? नहीं माइनस किया जा सकता। नहीं माइनस किया जा सकता। एक वोल्ट के बंदे को वोल्ट से ही माइनस किया जा सकता है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये बंदा वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, ओम्स लॉ आपको बोलता है कि रेजिस्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, हमने रेजिस्टेंस लिया, उसके साथ करंट को मल्टीप्लाई किया, तो I इंटू आर वोल्ट बन गया। अब दोनों को माइनस कर सकते हैं।
बट दिमाग में ये रखना है I इंटू आर ऐसा क्या चीज है. व्हाट इज I इंटू आर? I इंटू आर इज दिस. I इंटू आर इज दिस. वो लॉस है जो हमारी बैटरी को हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तैयार है हमारे पास और एक फॉर्मूला. बोलिए, ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया? क्या पिछले 2 लेक्चर की नॉलेज यहां पे एक साथ लगा के हम लोग ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक वोल्ट को वोल्ट से माइनस कर सकते हैं? रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे. क्या आपको ये नया फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ये अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इसका मतलब पिछले 2 लेक्चर आपको समझ में आ गए हैं. ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए आज के लिए बचा के रखा था, क्योंकि आज मैं इसलिए ये फॉर्मूला बताना चाहता हूं क्योंकि रिलेटिव टॉपिक में फॉर्मूला बताए तो अच्छा भी लगता है. और इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने आपके पिछले 2 लेक्चर में आपको सारी लड़ाई झगड़ा सब कुछ समझाया था, ताकि आज जब मैं एक लाइन में एक सेंटेंस बोलूं तो आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. आप लोग को पता है कि सर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईएमएफ था 10 वोल्ट का, पर ईएमएफ सिर्फ 8 वोल्ट सप्लाई करता है क्योंकि 2 वोल्ट का नुकसान हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस को हैंडल करने के लिए. पर जो 2 वोल्ट का नुकसान हुआ वो निकालोगे कैसे? क्या ईएमएफ में से डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं? नहीं. तो आप ईएमएफ में से सिर्फ वोल्टेज माइनस कर सकते हो. इसलिए उस इंटरनल रेजिस्टेंस को करंट के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको 2 वोल्ट की वैल्यू मिल जाएगी. खत्म हो गई कहानी. अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आज हम यहां करने की कोशिश करेंगे. हम लोग क्या नोटिस करेंगे? हम लोग इस बैटरी पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग इस बैटरी पे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों बैटरी पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि हमारी नॉलेज किस तरह से आती है. बट उसके पहले आपके पास एक और नॉलेज होनी चाहिए. अब वो एक और नॉलेज क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना है. ये पॉइंट ए है, ठीक है. यहां पे आपके पास एक बैटरी है, यहां पे आपके पास एक बैटरी है, और ये पॉइंट है आपका बी. ऑल यू लिसन वेरी वेरी केयरफुली. अच्छी तरह से अपने बात को समझना है. ये बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है. अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों बैटरीज को कैसे कनेक्ट किया गया है, किस अंदाज में कनेक्ट किया गया है, तो आप बताएंगे कि दोनों बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया गया. ये बात सबको पता है, ठीक है. दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको पता है जब 2 लोगों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है. वोल्टेज इन पैरेलल across any device is same. अब ये नॉलेज आप लोग को थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी ये नॉलेज आपको दी. इस बात को अच्छी तरह से समझना है. जब भी कोई डिवाइसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे या बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, किसी को भी पैरेलल में कनेक्ट करो, उनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा. टोटल वोल्टेज की बात कर रहा हूं. हो सकता है ये बैटरी किसी और ईएमएफ की हो सकता है ये बैटरी किसी और ईएमएफ की हो, बट दोनों मिलके जो वोल्टेज सप्लाइड मिलेगा वो सेम मिलेगा. ऐसा नहीं है कि ये बैटरी कोई और वोल्टेज सप्लाई करेगी, ये बैटरी कोई और वोल्टेज सप्लाई करेगी. दोनों मिलके एकदम सेम वोल्टेज को सप्लाई करेंगे. ये पैरेलल का कमाल होता है. अच्छी तरह से बात को समझना है. टीवी की बैटरीज पैरेलल में नहीं है. आयुष, अभी तो हमने बात की पिछले 5 मिनट के अंदर वही तो बात की कि टीवी की बैटरीज भी सीरीज में कनेक्टेड है. अभी तो एग्जांपल दिखा है, ऐसा और ऐसा दिखने के लिए ऐसा कनेक्टेड होता है, बट मैंने आपको बोला उसमें उनकी क्लिप की वजह से उनको ऐसा कनेक्ट किया जाता है. अभी तो जस्ट बात हुई हमारी, वरदान 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 देता हूं. आप जो बोल रहे हो, अगर वो सेंटेंस मैंने बोल दिया तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी. आपको पता है आप क्या बोल रहे हो. यू नो दैट व्हाट यू आर सेइंग, यू नो एंड आई नो व्हाट यू आर सेइंग. आ रही बात समझ में वरदान? बट इफ आई यूज दैट वर्ड राइट नाउ, तो जो मैं समझा रहा हूं ना वो पहले से बहुत डिफिकल्ट लेवल का है, बच्चे लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं. गेटिंग इट वरदान?
ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आपने बचपन में ये चीज पढ़ी हुई है, यू हैव हर्ड दिस थिंग इन योर बचपन कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सुना है कि नहीं सुना? ये बात कितने लोग ने सुना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है? मैं क्या कोई गलत चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं, या धुंधला धुंधला आप लोग को याद आ रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट इन योर लोअर क्लासेस दैट इन पैरेलल द वोल्टेज इज सेम? अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है कि नहीं होता है, तो क्यों ना मैं आपको एक एग्जांपल दूं यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा सच में होता है। एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए तो शायद आपको यकीन आ जाए कि पैरेलल में सच में वोल्टेज सेम होता है। सपोज कीजिए आप अपने खुद के घर का एग्जांपल लेते हैं, होम, खुद के घर का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? ऑल डिवाइस इन होम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सोच के देखो, समझाता हूं कैसे। सपोज कीजिए ये आपका टीवी है, सपोज कीजिए ये आपका फ्रिज है, ये आपके घर का फैन, ये आपके घर का ट्यूबलाइट, ये आपके घर का एसी, और ये आपके घर में आने वाला 240 वोल्ट। इस तरह से आपके घर में चीजें कनेक्टेड होती हैं। दिखने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, पर आप लोग को ऐसा लगेगा सर मेरा टीवी तो हॉल में रखा है, मेरा फ्रिज तो किचन में रखा है, मेरा एसी तो बेडरूम में है, मेरे घर में तो फैन ऊपर लगा है, और आप बोलते हो ऐसा कनेक्टेड है। सर्किटरी दिखा रहा हूं, अंदर वायरिंग तुम्हें पता थोड़ी है, तुमने अंदर से वायरिंग थोड़ी देखी है। पर जो अंदर से वायरिंग कनेक्टेड होती है, जो अंदर से वायरिंग कनेक्टेड होती है वो इस तरह की कनेक्टेड होती है। इसका मतलब अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि टीवी के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो टीवी के अक्रॉस भी 240 मिल रहा है, फैन के अक्रॉस भी 240 है, फ्रिज के अक्रॉस भी 240 है, ट्यूबलाइट के अक्रॉस भी 240 और एसी के अक्रॉस भी 240 है। मतलब आपके घर में हर एक डिवाइस के अक्रॉस 240 वोल्ट जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हर एक डिवाइस आपके घर में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अगर अगर समझो किसी कारणवश आपका फैन हो गया खराब, या आपका फ्रिज हो गया खराब, आपका फ्रिज चलना हो गया बंद, तो बाकी लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो करंट यहां से निकलेगा वो करंट अपने आप हर एक जगह पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर फ्रिज खराब हो गया तो करंट यहां पे डिवाइड नहीं होगा, करंट आगे निकल जाएगा। ये पैरेलल की खासियत है। करंट के मामले में खासियत बता रहा हूं। वोल्टेज के मामले में क्या खासियत है? वोल्टेज के मामले में करंट हर एक वोल्टेज हर एक डिवाइस के अक्रॉस सिमिलरली बढ़ता है, हर एक डिवाइस को 240 मिलता है। पर अगर करंट की खासियत बताऊंगा तो करंट में हर बार डिवीजन होता है। अब समझो आपके घर के सारे डिवाइसेस सीरीज में लगे होते हैं इस तरह से, और ये आपके घर पे आ रहा है 240 वोल्ट। तो अब 240 वोल्ट का क्या होगा पता है? हर एक डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग आता है। यहां पे वोल्टेज V1 आएगा, यहां पे वोल्टेज V2 आएगा, यहां पे वोल्टेज V3 आएगा, यहां पे वोल्टेज V4 आएगा। सीरीज में जब कोई चीज कनेक्ट होती है तो वोल्टेज हर एक के अक्रॉस डिवाइड होता है, पर टोटल वोल्टेज अगर करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 विल बी इक्वल टू 240 वोल्ट, विल बी इक्वल टू 240 वोल्ट। अब समझो इन चारों में से एक जो बंदा है वो एसी है, एक बंदा फैन है, एक बंदा ट्यूबलाइट है, एक बंदा टीवी है। अब तुम्हें पता है क्या, एसी को चलने के लिए अराउंड 240 वोल्ट लगता है, इमेजिन कर लो। तो एसी क्या बोलेगा?
एसी बोलेगा कि मेरे को ये पूरा का पूरा 240 वोल्ट चाहिए मैं चलने के लिए। अगर कभी आप घर में एसी ऑन कर दो तो आप देखते हो कि घर का पावर कैसे सडनली डाउन होता है, क्योंकि एसी डायरेक्टली पूरी वोल्टेज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो एसी बोलेगा कि मेरे पास 240 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। तो बाकी लोगों को तो कुछ वोल्टेज मिलेगा ही नहीं चलने के लिए, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 240 है। और जब कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड होती है तो ये टोटल 240 वोल्ट हर एक के अक्रॉस थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है, और V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करने के बाद टोटल 240 आना चाहिए। अगर एसी ने ही सारा वोल्टेज ले लिया तो फैन, ट्यूबलाइट और टीवी को क्या वोल्टेज मिलेगा? कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी वैल्यू 0 0 0 होगी। ऐड करो 240 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर 240 आता है। पर आपका फैन, टीवी और सब कुछ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज एसी ने ले लिया। पर पैरेलल में क्या कमाल है? पैरेलल में कमाल ये है कि हर बंदे को अपना अपना 240 मिलता है। टीवी को अपना 240 मिल रहा है, एसी को अपना 240 मिल रहा है, फैन को अपना 240। उनकी मर्जी कितना यूज करना है। ये कमाल है पैरेलल में कनेक्ट करने का, और ये नुकसान है सीरीज में कनेक्ट करने का। अब सोचो सीरीज में करंट के बारे में बात करते हैं। अगर यहां से एक करंट आ रहा है तो सीरीज में सब लोगों से करंट सेम ही फ्लो होगा। सीरीज का यही कमाल है, करंट सेम जाता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। उल्टा, अगर गलती से तुम्हारा एसी खराब हो गया तो ये करंट सर्किट में आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एसी खराब है। और एसी से जब करंट पास होगा तभी तो फैन के पास पहुंचेगा। पर अगर एसी बंद पड़ा है तो करंट एसी के थ्रू फैन के पास कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। मतलब आपका पूरा घर ठप हो गया। अब यहां पे तुम्हारा फ्रिज खराब हुआ था तो तुम्हारे बाकी डिवाइसेस को थोड़ी कोई फर्क पड़ा, क्योंकि फ्रिज पैरेलल में कनेक्टेड था। करंट बोलेगा इधर नहीं जाने का, इधर जाने का, क्योंकि करंट के पास दूसरा रास्ता है जाने के लिए। वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड पैरेलल में। यहां पे करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड कहां पे? सीरीज में। याद रहेगा? कोई आपको ये सवाल पूछेगा तो क्या बोलोगे? घर में सारे डिवाइसेस सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में बताना है सब लोगों को, और उनको रीजन भी बताना है कि वो लोग पैरेलल में क्यों हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस बात पे यकीन आ रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है? बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी यस और नो। रिप्लाई ऑल ऑफ यू। और ये चीज बचपन में आपने 9वीं 10वीं में सुनी हुई है। सब लोगों ने ये बात बचपन में 9वीं 10वीं में सुनी हुई होगी, जब आप ये बात करते हो कि बैटरी, टू थिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टेज सेम होता है। सबने सुना होगा ये चीज। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि ये बैटरी और ये बैटरी अगर पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब यही चीज मैं अपने यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। बिल्कुल अच्छी तरह से अटेंशन पे करेंगे। ये होगा हमारा पेज नंबर 3 और ये होगा हमारा पेज नंबर 4। अगर कोई मुझे बोलता है कि पहले वाली बैटरी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो मैंने अभी मैंने फॉर्मूला निकाला हुआ है। मैंने अभी फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, क्या फॉर्मूला मैंने निकाला हुआ है? V इज इक्वल टू E माइनस IR। मैंने अभी फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं वोल्टेज पहले वाली बैटरी का लिखना चाहता हूं, तो पहले वाली बैटरी का EMF माइनस पहले वाली बैटरी से निकलने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल। सिमिलर चीज मैं दूसरे वाले बैटरी के लिए भी लिखना चाहता हूं। दूसरे वाले बैटरी का EMF माइनस दूसरे वाले बैटरी से निकलने वाला करंट और दूसरे वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं पहले वाले बैटरी के वोल्टेज को मैंने V1 और दूसरे वाले बैटरी के वोल्टेज को मैंने V2 नहीं लिखा,
क्योंकि दोनों बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो सेम आएगा। वही तो अभी अभी हमने चर्चा की है। इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं, आई हैवंट रिटन V1 एंड V2 आउट हियर because we know that the voltage across this battery and the voltage across this battery will be exactly same because they are connected in parallel. Voltage in parallel across any device is same. इसलिए यहां पे V1 और V2 नहीं लिखा। और अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, वो फॉर्मूले की मदद से मैंने पहले वाले बैटरी पे वो फॉर्मूला लगाया और वही सेम फॉर्मूला मैंने दूसरे वाले बैटरी पे भी लगाया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब हम लोग पहले वाले इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये I1 R1 को उस तरफ शिफ्ट करो तो I1 R1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू साइन डालो, E1 आ जाएगा। इस V को उधर शिफ्ट करो, सिंपल सा काम किया मैंने। यहां पे माइनस I1 R1 है, वो उधर जाएगा, और यहां पे V है, ये इधर आएगा। तो माइनस I1 R1 माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, और ये V इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया। क्योंकि हम करंट में इंटरेस्टेड हैं, हम ऐसा वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहां पे R1 मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे आके डिवीजन में चले जाएगा। सिमिलरली यहां से फॉर्मूला लिखो, यहां से क्या आएगा, I2 R2 विल बी E2 माइनस V। I2 R2 इधर गया, V इधर गया। अब तुम I2 निकालो, E2 माइनस V बाय R2। ये तुम्हारे पास और एक फॉर्मूला आ गया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने करंट की वैल्यूज क्यों निकाली है। करंट की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमें एक चीज पता थी। हमें क्या चीज पता थी, हमें एक चीज पता थी कि दोनों करंट्स एक दूसरे से ऐड होते हैं। देखो, इस बैटरी से करंट निकल रहा है I1, इस बैटरी से करंट निकल रहा है I2, और दोनों के दोनों करंट ऐड होते हैं, जिसको हम टोटल करंट I मान सकते हैं। ये जो I1 प्लस I2 है, ये आपके सर्किट से फ्लो होने वाला टोटल करंट है। और ये टोटल करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है, यानी कि आपके बल्ब से फ्लो हो रहा है, वो I1 प्लस I2 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, I यानी कि सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट एक्चुअल में पहले वाली बैटरी का करंट है प्लस दूसरे वाले बैटरी का करंट है। एक क्विक रिकैप, अभी तक से हमने क्या बात की। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में सबसे पहली चीज जो हमें पता चली, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। हमें पता चला कि वोल्टेज किस तरह से निकाला जा सकता है। हमें यह पता चला कि ईएमएफ के अंदर कुछ माइनस करना पड़ेगा तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। क्या माइनस करना पड़ेगा, हमने उसके बारे में सीखा। इस फॉर्मूले को हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। फिर हमें पता चला कि अगर ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। और उसके लिए हमने पूरा चीज तैयार करके रखा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस ये वाली बैटरी है और जो वोल्टेज अक्रॉस ये वाली बैटरी है, दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अगर वोल्टेज निकालना है तो हमने अभी जो ताजा ताजा फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, इसका हमने इस्तेमाल किया 2 बार। एक बार पहली वाली बैटरी पे, एक बार दूसरी वाली बैटरी पे। और मैंने आपको यह समझाया कि मैंने इधर V1 V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पहले वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करके करंट की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करके वापस करंट की वैल्यू निकाली। सवाल उठा, सर आपने करंट की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों करंट ऐड होके एक फाइनल करंट बनाते हैं, जो सर्किट में आपको मैं दिखा भी रहा हूं। I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, दोनों करंट एक दूसरे को ऐड होते हैं, और मैंने I1 प्लस I2 को I मान लिया, उसी इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया। क्या अभी तक से चीजें क्लियर है सब लोग के दिमाग में? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ? क्योंकि अभी मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। बोलो फटाफट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? डन है? सबको यहां तक समझ में आया हमने क्या किया? अभी सिर्फ हम लोग करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। रिप्लाई, ऑल ऑफ यू रिप्लाई। क्या आपको अभी तक से सब कुछ समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस नहीं निकालना है बेटा, हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है मैं आपको बताता हूं। हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है।
हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। अभी तक से आप टॉपिक नहीं समझ पाए। अगर कोई दो सेल सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो ये E1 प्लस E2 क्या है? ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है। ये E1 माइनस E2 क्या है? ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है। इक्विवेलेंट मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मतलब है दोनों मिलके कितना देते हैं। अगर एक सेल और दूसरे सेल को तुमने सीरीज में कनेक्ट किया और वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं और तुमको किसी ने सवाल पूछा दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे, दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे, तो तुम बोलोगे दोनों मिलके E1 प्लस E2 देंगे। अगर कोई यहां पूछता है दोनों मिलके कितना देंगे तो तुम्हें पता चला कि ये अपोज करते हैं, E1 माइनस E2 देंगे। पर अगर तुम्हें ये कोई पूछे कि बताओ ये दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे, तुम्हें वो नहीं पता ना। तुम्हें ये पता है कि दोनों मिलके कितना वोल्टेज देंगे। ये देखो वोल्टेज का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ईएमएफ का फॉर्मूला पता है क्या? क्या तुम्हें पता है इन दोनों के ईएमएफ को ऐड करना है, क्या इन दोनों के ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करना है? कुछ नहीं पता, वही फॉर्मूला डिराइव करने के पीछे जा रहे हैं। पर तुम्हें अभी एक नॉलेज मिली। एक नॉलेज क्या मिली तुम्हें? कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, पर दोनों का ईएमएफ तो अलग अलग है ना। तो हमें यह निकालना है कि दोनों का मिलके ईएमएफ कितना है। पैरेलल में नेट ईएमएफ कैसे निकालते हैं हमें यह समझना है। जैसे यहां पे नेट ईएमएफ निकाला ना सीरीज में, और सीरीज में समझना बच्चों का खेल था, ऐसा दिखा तो ऐड, ऐसा दिखा तो सब्ट्रैक्ट, ये तो किसी को भी समझेगा। पर पैरेलल में बच्चों का खेल नहीं है। पैरेलल में हमें समझना पड़ेगा कि दोनों अगर सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका नेट ईएमएफ कितना है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है नेट, दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे, ईएमएफ, वोल्टेज नहीं। वोल्टेज का निकालना हमारा एम नहीं था, पर वोल्टेज हमने क्यों निकाला? क्योंकि डेरिवेशन में वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि नेट ईएमएफ निकालना है हमें, ठीक है। बड़े मनीष, बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से माइनस करो, ठीक है। राहुल, ये कहानी पूरी उसी के लिए समझाई थी, ये कहानी पूरी उसी के लिए समझाई थी कि ये लोग पैरेलल में क्यों हैं, वोल्टेज सेम क्यों है, ये तो इसलिए तो समझाया, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमें क्या निकालना? पहले मुझे ये बताओ, क्या सबको समझ में आया कि अगर दो सेल पैरेलल में हैं तो हमें ये बताना है कि उनका नेट इक्विवेलेंट कितना है। जैसे कि सीरीज में तुम्हें नेट इक्विवेलेंट पता है, 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी अपोज कर रही है 0 वोल्ट। तुम लोग बता पा रहे हो ना टोटल कितना है? अगर मैंने तुमको अभी ये सवाल पूछा, ये बैटरी पैरेलल में है, बताओ इनका नेट ईएमएफ कितना है, बता सकते हो? डू यू नो द फॉर्मूला? एवरीबडी, डू यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नेट ईएमएफ हियर? इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तुम्हें पता है क्या इन दोनों का नेट ईएमएफ क्या है? नहीं पता, क्योंकि अभी तक से तुमने वो फॉर्मूला देखा ही नहीं। वही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इतना सब प्रोसीजर चालू है। गिव मी यस और नो इफ एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल थिंग। हाँ या ना, फटाफट बोलिए। समझ में आ रहा है क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जाम्पल लूंगा ये होने के बाद, ये होने के बाद एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लूंगा ये होने के बाद, टेंशन मत लीजिए। हमजा अभी तक से फॉर्मूला डिराइव ही नहीं हुआ है, अभी तो डिराइव का प्रोसीजर चालू है, अभी फाइनल आना बाकी है। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी आएगा, अभी तक तो सिर्फ बेसिक बेसिक चालू है। अभी तक से सिर्फ ये फॉर्मूला 2 बार लगाया है, यहां से हम लोगों ने करंट निकाला है, अब करंट सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात समझ। यस वरदान, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सुना था, आज आप इक्विवेलेंट ईएमएफ सुन रहे हैं। ये नई चीज आप सीख रहे हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। I1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। हाँ, I मैं कैसा लिख सकता हूं? इस बंदे को पकड़ के इसके साथ डिवाइड कर सकता हूं, और इस बंदे को पकड़ के इसके साथ डिवाइड कर सकता हूं। पॉसिबल है, पकड़ पकड़ के डिवाइड मारो।
E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे वापस यही आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे वापस यही आ जाएगा। एलसीएम लेके अपन ऐसा बनाते हैं, मैंने यहां से इसको ब्रेक किया है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, आए E1 वाला बंदा उसकी जोड़ी E2 वाले बंदे के साथ बना दी, मतलब ये टर्म पहले लिख दिया, माइनस V वाला बंदा माइनस V वाला बंदा। यहां तक समझना वॉज अ बिट डिफिकल्ट। इसके बाद तो मैथमेटिकल चीजें हैं, बस यहां वहां डिवीजन विवीजन करूंगा, इसलिए आराम आराम से एक एक चीजें समझा रहा हूं, इसलिए अच्छी तरह से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। E1 वाला बंदा R1 के साथ डिवीजन में आया, E2 वाला बंदा R2 के साथ डिवीजन में आया, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ये माइनस वाले बंदे को ये दूसरे वाले बंदे के साथ एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना, मेरे अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे, ये होगा मेरा पेज नंबर 5, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं आई, जैसे कि यहां पे था, ठीक है। E1 बाय R1 पहले से यहां पे है, प्लस E2 बाय R2 पहले से यहां पे है, माइनस V मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां से V और V दोनों में सेम है, अगर मैंने माइनस V कॉमन ले लिया तो अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 बचेगा। माइनस V कॉमन लेने का मतलब अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। अब बात ध्यान से समझना, ये जो माइनस V वाला टर्म है इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, यहां पे चल रहा है E1 R1 प्लस E2 R2, ये एक बंदा है, और ये I को वो तरफ लेके जाओ माइनस I। इस पूरे टर्म को जो माइनस में था उठा के LHS में लेके आ गया मैं, तो वो पूरा का पूरा टर्म प्लस हो गया, और ये I पूरे टर्म को उठा के मैं उधर लेके चले गया, तो वो बंदा नेगेटिव में आ गया। अभी तक से क्लियर है? ये 4 स्टेप क्लियर है सब लोग के दिमाग में? बोलो, इज दिस 4 स्टेप्स क्लियर इन एवरीबॉडीज ब्रेन? फिर आगे बढ़ता हूं, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पूरा पढ़ा दिया उसके बाद तुम लोग को लग रहा है पता नहीं कहां तक पहुंच गए सर। ये 4 स्टेप सब लोग के दिमाग में क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं, बोलो। ओके चलिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आगे के स्टेप्स अच्छी तरह से सब लोगों ने देखने हैं, अच्छी तरह से सब लोग ने देखने हैं आगे के स्टेप्स। अब मैं यहां पे एलसीएम लेने जा रहा हूं। V एलसीएम लूंगा तो आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू, अब मैं यहां पे भी एलसीएम लेने जा रहा हूं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। जस्ट एलसीएम लिया है, आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, ठीक है। जस्ट एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को खाली एलसीएम बोलते हैं। E1 इंटू R2 E2 इंटू R1, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बात हो गई खत्म। अब ये जो बंदा है इसको उठा के उधर लेके जा रहा हूं, V वैसे का वैसा रहेगा, एक ब्रैकेट पुटअप कर रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है इस तरह का, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, और अब ये वाला बंदा उधर जाएगा, ये वाला बंदा यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा, तो वो डिवीजन में आएगा। पर डिवीजन में जब आएगा तो इसका पलटी मार के लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
समझो, बात को समझो, सिंपल सी चीज है। ये पूरा का पूरा बंदा मैंने ब्रैकेट में अलग से लिख दिया। जब ये बंदा इधर आएगा तो डिवीजन में आना चाहिए, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। पर डिवीजन में कोई बंदा आता है तो उसको पलटी मार के ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां से यहां तक के स्टेप क्लियर है? क्लियर है? इन दोनों के बीच में, ये दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। पर नोटिस करो, यहां पे R1 प्लस R2 बाय R1 R2 था, उधर जाके पलटी हो गया, ऊपर R1 R2 बाय R1 प्लस R2 आ गया। और ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। बोलो बोलो, ये स्टेप से ये स्टेप समझा है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? ये स्टेप से ये स्टेप क्लियर है? एलसीएम लिया, you have just taken as LCM, you have just taken it as LCM। अच्छा, उल्टा उल्टा कैसे हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा? बेसिक बेसिक है थोड़ा मैथ्स का। देखिए समझाता हूं उल्टा कैसे हुआ। सपोज कीजिए यहां पे एक टर्म है x और उसके साथ एक टर्म है a बाई बी इक्वल टू, यहां पे एक टर्म है p प्लस क्यू। x है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में a बाई बी है, और यहां पे एक टर्म है p प्लस क्यू। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको यहां पे x को अकेला करना है तो p प्लस क्यू आप यहां पे लिखोगे पहले से। ये a बाई बी LHS में मल्टीप्लीकेशन में है, जब वो RHS में जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। चला गया डिवीजन में, उठा के अक्खा का अक्खा डिवीजन में डाल दिया। सिंपल सी बात है, आ गया डिवीजन में। क्यों डिवीजन में? आप ये भी सवाल पूछ सकते हो डिवीजन में नीचे क्यों डाला? यहां पे किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब कोई चीज LHS में मल्टीप्लीकेशन में होगी तो RHS में आके डिवीजन में जाएगी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? P प्लस क्यू तो ऐसे का ऐसा ही है। अब ये बंदा पलटी मार के लिख सकते हो, यू कैन एक्चुअली राइट इट एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ B बाई A। ऐसा दिखाई देगा। समझा? समझा कैसे आता है? क्लियर है सूरज? क्लियर है अभिषेक? बाकी लोग जिसको भी डाउट था कैसे हुआ, समझ में आया? आपने देखा ये a बाई बी यहां पे नीचे डिवीजन में आया, और डिवीजन में आने के बाद अगर आप a बाई बी लिख रहे हो तो वो पलटी मार के b बाई ए लिखा जा सकता है। बिकॉज इफ समथिंग इज इन डिवीजन बाय डिवीजन दैट कैन बी टेकन एज अ रेसिप्रोकल, उसका उल्टा किया जा सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये समझ में आया तो मैंने यहां पे क्या किया, ये a बाई बी है कि नहीं? दिस इज a बाई बी है कि नहीं? ये पूरा ब्रैकेट a बाई बी दिख रहा है कि नहीं? a बाई बी किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। देखो ये पूरा ब्रैकेट v के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यहां पे एक पूरा टर्म है जिसमें प्लस है माइनस है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको एक अलग से ब्रैकेट में डाल के रख दिया। जब ये टर्म LHS से RHS में जाएगा तो मेरी नॉलेज के हिसाब से वो टर्म नीचे आना चाहिए और फिर पलटी मारना चाहिए। तो मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया, मैंने डायरेक्टली उसको पलटी मार के लिख दिया। तो ये नीचे R1 R2 आपको दिखाई दे रहा है, देखो R1 R2 वहां पे ऊपर चले गया, और यहाँ पे R1 प्लस R2 ऊपर है, वो नीचे आ गया। समझा? एवरीबडी गॉट इट? ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया? बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़ना चाहिए क्या? आगे बढ़ना चाहिए क्या? इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दीज स्टेप्स? बेसिक्स है, बेसिक्स है, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिक्स है। कम ऑन है एवरीबडी, कम ऑन है एवरीबडी। हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, बढ़िया है। आगे बढ़ू? बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ये वाले ब्रैकेट को मैं ये वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास दो ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। करो मल्टीप्लाई अंदर, तो आपके पास क्या आएगा? बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले से आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 चालू है। अब इस वाले ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट आएगा,
R1 R2 R1 प्लस R2, बीच में माइनस साइन। अब ये वाला ब्रैकेट I के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 R1 प्लस R2। देखा, इट इज लाइक ब्रैकेट ओपनिंग, बट डिफिकल्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, उसके अंदर भी डिवीजन है, इसे डिफिकल्ट लग रहा है। पर थोड़ा सोच समझ के देखिए, इसको एक टर्म मानिए, इसको एक टर्म मानिए, ये एक बंदा है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये बंदा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये बंदा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, आप ये चीज अच्छी तरह से बचपन में जानते हैं, बराबर है कि नहीं? अब यहां से R1 और R2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V का वैल्यू बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, माइनस साइन वैसे का वैसा, करंट का साइन वैसे का वैसा, करंट जहां पे वैसा ही वैसा, और यहां पे R1 प्लस R2 अपॉन R1, R1 R2 प्लस R2 R1 प्लस R2। अभी तक से हम लोग पहुंचे हैं यहां पे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, अभी भी 3-4 स्टेप्स बाकी है। क्या फिलहाल यहां तक सब लोग को समझ में आया मैंने कैसे किया? फिलहाल सबको समझा R1 R2 क्यों कैंसिल हुआ, ये बचा, इसके नीचे उसको लिखा, ये बंदा वैसे का वैसा लिखा। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? कम ऑन एवरीबॉडी, ये चीज सब लोग को समझ में आ रही है? समझ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, जरा इसको हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ऐसा लग रहा है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, उसका ये जुड़वा भाई है। दिखाता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, V की जगह पे V है, माइनस की जगह पे माइनस है, I की जगह पे I है, E की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है, और R की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है। लगभग एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसे ही मैच कर रहा है। हम लोग अब इससे क्या सीख सकते हैं? हम लोग इस चीज से ये सीख सकते हैं कि ये जो पूरा बंदा है, मैं इसको एक अलग अंदाज में लिखना चाहूंगा। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू EMF का इक्विवेलेंट माइनस I R का इक्विवेलेंट। मतलब क्या? मतलब क्या? जो EMF का इक्विवेलेंट टर्म है उसको मैंने ये वाला बंदा मान लिया, और जो R इक्विवेलेंट का टर्म है उसको मैंने ये वाला बंदा मान लिया। आई होप आप इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझ पा रहे हैं। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब है टोटल, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब है टोटल, टोटल की हम बात कर रहे हैं, टोटल। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जब हमने इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया तो हमें ऐसा समझा कि इस बंदे को टोटल ईएमएफ माना जा सकता है, इस बंदे को टोटल रेजिस्टेंस माना जा सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ माना जा सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा दिखता है। मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें क्या देगा? ये वाला फॉर्मूला हमें दोनों सेल का मिला के ईएमएफ देगा, ये वाला फॉर्मूला हमें दोनों सेल का मिला के ईएमएफ देगा। इसको जरा अच्छे से अगर कहीं पे लिखा जाए, जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा, पर समझो मैं इसको थोड़ा और ठीक ठाक से लिखना चाहता हूं, समझो मैं इसको थोड़ा और ठीक ठाक से लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक काम करते हैं, हम लोग डिवाइड कर, पहले पहले इतना बताओ, तुम लोग को ये दो फॉर्मूला समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड दीज टू फॉर्मूलाज? पहले मुझे ये बताओ। इस वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन से मैंने इसको इक्विवेलेंट बोल दिया, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दिया, ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? फटाफट बोलो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? हाँ, एक एग्जांपल लेके बता दूं क्या? जरा एक एग्जांपल हो जाए, ये इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ऐसे टॉपिक खत्म हो गया, एक्चुअली टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना?
एग्जाम्पल लेके जरा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके जरा समझ लेते हैं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से देखें। सपोज कीजिए कोई बोलता है आपके पास एक सेल है 2 वोल्ट का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। सपोज कीजिए कोई बोलता है आपके पास एक सेल है 4 वोल्ट का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। वो आपसे ये बोलता है कि दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बोल दिया ये दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। हमें ये बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बोथ द सेल। सिंपल सा क्वेश्चन। सीरीज में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको इतना सर पटकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्वेश्चन सीरीज में कैसा आता है? E1 and E2 are connected like this. Tell the equivalent voltage between point, tell the equivalent EMF between point A and B. तो आप देखते EMF का वैल्यू नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब E1 प्लस E2 करना है। अच्छा, E1 5 है, E2 5 है, इन दोनों के बीच में टोटल 10 मिलेगा, काम खत्म। सीरीज में काम खत्म, 2 मिनट में सीरीज में काम हो जाता है। बट पैरेलल में लगता है झमेला। पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा? डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा, ये आपने पहले एक डायग्राम बनाया, ये सेल E1 है, आपने और एक डायग्राम बनाया इस तरह से, ये सेल E2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है बताओ फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बोथ, मतलब दोनों मिलके कितना सप्लाई कर रहे हैं, हमें ये बताना। और अभी अभी हमने ताजा ताजा फॉर्मूला निकाला है। ताजा ताजा फॉर्मूला क्या है? E इक्विवेलेंट होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला यूज करना है। सीरीज में कमाल देखो, सीरीज में सिर्फ 2 लाइन में आंसर आता है, खत्म हो गया, 2 लाइन में आंसर आता है। इक्विवेलेंट ही निकाल रहे हो, टोटल ही निकाल रहे हो, ऐसे निकालो। कैसे निकालोगे अब इक्विवेलेंट? E1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 दैट इज गिवन टू यू? हाँ, E1 का वैल्यू है 2, R2 का वैल्यू है 1, E2 का वैल्यू है 4, R1 का वैल्यू है 1 और नीचे आएगा 1 प्लस 1। खत्म हो गई बात। इक्विवेलेंट आएगा 2 प्लस 4 बाय 2, 4 प्लस 2 इज 6 बाय 2 यानी कि 3 वोल्ट्स। सोच के देखो, ये बैटरी थी 2 वोल्ट की, ये बैटरी थी 4 वोल्ट की। एक 2 वोल्ट की बैटरी को और एक 4 वोल्ट की बैटरी को आपने पैरेलल में अगर कनेक्ट किया तो ये दोनों मिलके जो नेट ईएमएफ आपको सप्लाई करेंगे वो 3 वोल्ट का होगा। 2 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी with internal resistance 1 ohm 1 ohm, if connected in parallel they will supply you only 3 volts of supply। उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट का होगा, दोनों का मिलके, दोनों का मिलके कितने का होगा? 3 वोल्ट का होगा। यही क्वेश्चन अगर तुमको सीरीज में पूछता तो सेम क्वेश्चन इन सीरीज, तो आप क्या करते? आप ऐसा करते ये वाली बैटरी होती E1 2 वोल्ट की, ये वाली बैटरी होती E2 4 वोल्ट की, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अब आपको कोई बोलता बताओ दोनों कितना मिलके देंगे, तो तुम लिखोगे E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2, 2 प्लस 4 इज द 6 वोल्ट इज द आंसर। समझो बात को, समझो। दोनों बैटरी मिलके कितना ईएमएफ दे रहे हैं सीरीज में और पैरेलल में, ये हमारे आज के दिन का मोटिव है समझना। इस फॉर्मूले से तुम्हें यह समझ में आता है कि 2 बैटरीज पैरेलल में कितना देंगी, और इस फॉर्मूले से तुम्हें यह समझ में आता है कि 2 बैटरी सीरीज में कितना देंगी। हालांकि सीरीज में 2 फॉर्मूले हैं, ये चेक कर लेना कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल किस टर्मिनल के साथ ज्वाइंट है। अगर सिमिलर टर्मिनल ज्वाइंट रहेंगे तो माइनस साइन डाल देना। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। नेट कितना आया? ईएमएफ 6 वोल्ट आया। यहां पे नेट कितना आया? दोनों की वजह से 3 वोल्ट आया। दिमाग में कुछ बैठ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? तब से इतना डेरिवेशन क्यों करते बैठ रहे हैं हम लोग?
क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला ऐसे ही निकल सकता है, पैरेलल का फॉर्मूला ऐसे नहीं निकल सकता, पैरेलल के डेरिवेशन करना पड़ेगा। बोलो बोलो, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? पक्का रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। तीन बैटरीज हैं और मैंने आपको ये कहा ए वाले पार्ट में तीनों बैटरीज को सबसे पहले कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, फिर उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। आपको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल और आपको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज। चालू करें। सबसे पहले सीरीज में मैंने ये मेंशन कर दिया है कि तीनों की तीनों बैटरीज एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं। तीनों की तीनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? असिस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि वो सबसे आसान चीज है। इक्विवेलेंट ईएमएफ, पहले वाली बैटरी, दूसरे वाली बैटरी, तीसरे वाली बैटरी, 1 + 2 + 3, 3 3 6 वोल्ट। आंसर आ गया। किसी को यह समझने में प्रॉब्लम है? 2 बैटरी दी, 3 बैटरी दे, तुम्हें सीरीज में कुछ प्रॉब्लम है? बोलो, समझ में आ रहा है सीरीज का? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग सीरीज वाला फंडामेंटल? डन है? डन है कि नहीं है? सीरीज में कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मेंशन करके दिया ना असिस्ट है, डायरेक्टली ऐड मारो ना, खत्म करो कहानी। क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सीरीज में। सब लोग को सीरीज वाला समझ में आ रहा है? आ जाए अभी पैरेलल के ऊपर, पैरेलल के ऊपर आ जाए। अब पैरेलल का इक्विवेलेंट फॉर्मूला तुमने क्या सीखा था? व्हाट इज द पैरेलल का इक्विवेलेंट फॉर्मूला? पैरेलल का इक्विवेलेंट फॉर्मूला तुमने सीखा है E1R2 प्लस E2R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सीखा नहीं सीखा ये वाला फॉर्मूला? बराबर है कि नहीं? ये फॉर्मूला सीखा कि नहीं सीखा? है ना? ये फॉर्मूले में अगर तुम दो लोगों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? यू कैन सॉल्व 2 पीपल्स एट अ टाइम। बट तुम्हारे पास कितनी बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है? 3 बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है। बोलते तीनों का इक्विवेलेंट बताओ। इमेजिन करो 3 बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, बोलता है तीनों का इक्विवेलेंट बताओ। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन लोग एट अ टाइम 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। आइडिया समझ में आया क्या करेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड माय आइडिया? पहले मैं E1 E2 का इक्विवेलेंट निकालूंगा, फिर उस इक्विवेलेंट को तीसरे वाले के साथ सॉल्व करूंगा। बोलो बोलो, समझ में आया? आइडिया समझ में आया सब लोग को? क्लियर है? 3 लोग को कैसे हैंडल करना है सबको समझ में आया? पक्का करूं? ठीक है। इक्विवेलेंट E1 1 है, R2 1 है, E2 2 है, R1 1 है, R1 + R2 1 + 1 है। इक्विवेलेंट आएगा 1 × 1 2, 2 × 2, 2 × 1 is 2, नीचे is 2, 4/2। आंसर इज 2 वोल्ट्स। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अब पकड़ लिया? यहां पे हो गई है मेरे से गलती। E इक्विवेलेंट 1 × 1 is 1, 2 × 1 is 2, 1 + 1 is 2, 3/2 वोल्ट्स। क्या आप सही है? क्या आप सही है? ये इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला? ये इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला? किसका निकाला ये इक्विवेलेंट मैंने क्लास? हाँ 3.2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट। किसका निकाला? किसका निकाला मैंने? ये पहले 2 का निकाला। अब ये पहले 2 का इस्तेमाल मैं तीसरे के साथ करूंगा। मतलब अब मैं फॉर्मूला नया बनाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरा नया वाला फॉर्मूला। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं,
इस नए वाले को इक्विवेलेंट नाम दिया है, इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट प्राइम। अब कैसे आएगा, अब कैसे आएगा, अब कैसे आएगा? क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है? अब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा तुमने निकाला, ये जो बंदा तुमने निकाला अभी, जो ये बंदा तुमने निकाला, इस बंदे को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? क्या नाम देना है इसको? E1 तो दे नहीं सकता, E4 दे दूं क्या? E4 दे दूं, E4 नाम दे दूं? हाँ, E4 नाम देता हूं। तो अब तुम्हारे पास एक बैटरी है E4 जो 1.5 वोल्ट की है, तुम्हारे पास एक बैटरी है E3 जो 3 वोल्ट की है। E3 वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम का है। पर पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें E4 वाली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है क्या? डू यू नो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर न्यू बैटरी? जो आपने अभी इक्विवेलेंट वाली बैटरी निकाली है, जो इन दोनों के मेल मिलाप से तुमने बैटरी निकाली है, उसका तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है क्या? अगर ये इक्विवेलेंट बैटरी है इन दोनों की, तो तुम्हें पता है क्या? तुमने एक फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, इसका कब इस्तेमाल करोगे? R4 निकालना है। अगर हमको R4 निकालना है, दोनों बैटरी का मिलके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ये E4 है तो R4 निकालने के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी अभी तो निकाला हुआ, ये देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा, इसका भी तो कभी ना कभी इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 1/2 ओहम। इसका मतलब कितना? 0.5 ओहम आ गया इसका भी। देखा देखा, ये क्या है, ये चीज क्या है? ये चीज E1 एंड E2 को सॉल्व करके आया, और ये चीज R1 एंड R2 को सॉल्व करके आया। बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है यहां तक मैंने क्या किया? एवरीबडी इज ओके विद द थिंग्स टिल नाउ? टिल नाउ एवरीबडी इज ओके? पहले सिर्फ दोनों को सॉल्व किया है, पहले सिर्फ दो दो लोग को सॉल्व किया है। अब इस दोनों लोगों के आंसर को मैं तीसरे वाले लोग के साथ सॉल्व करूंगा। तैयार? तैयार? बिल्कुल ध्यान से देखिए, ई इक्विवेलेंट प्राइम का आंसर कैसे आएगा? अगर हम लिखते हैं पहली वाली बैटरी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, और अगर हम लिखते हैं दूसरी वाली बैटरी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए पहले वाले का रेजिस्टेंस। फॉर्मूला इतना तो आपने गेस कर लिया होगा, जब E1 आता है तो R2 आता है, और जब E2 आता है तो R1 आता है, उल्टा मल्टीप्लाई होता है, बराबर है? तो इसलिए जब E4 आया तो R3 आया, जब E3 आया तो R4 आया, होल डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। तो इक्वेलेंट E4 कितना है भाई? 1.5। R3 कितना है? 1। E3 कितना है? 3। R4 कितना है? 0.5 होल डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1। इक्विवेलेंट ओ 1.5 इंटू 1, 1.5 प्लस, क्या बोल रहा है? 1.5 अपॉन 1.5 बराबर है, हाउ मच इज 1.5 प्लस 1.5 अपॉन 1.5? कितना होगा क्लास? कम ऑन, फाइनल आंसर कितना आएगा तुम लोग को? अब सवाल का जवाब दो, अब सवाल का जवाब दो। ये तीनों बैटरी ने मिलके पैरेलल में टोटल नेट ईएमएफ कितने का दिया? 2 वोल्ट का दिया। सोचो सोचो, बात को समझो। तुम लोग अगर दो बैटरी का समझ नहीं पा रहे, तो क्वेश्चन तो तीन बैटरी का समझा दिया मैंने, और तीन बैटरी का तुमको समझ में भी आ गया मेरे को लगता है। तो दो वाली बैटरी का तो इजी है, सिंपल, एक ही टाइम पे कर दिया था हमने दो वाली बैटरी का, तो एक ही बार में खत्म। गेटिंग इट? गेटिंग इट?
क्लियर है सब लोगों का? आज का पूरा मोटिव ये दो फॉर्मूला डिराइव करना था। आज के लेक्चर का पूरा मोटिव ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने का था। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को कोई भी दो बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ देगा अगर वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो। सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस साल 2020 में जो जेई का एग्जाम हुआ था, इस फॉर्मूले के ऊपर उसमें क्वेश्चन आया था। 2020 का जो जेडबलई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि दो सेल को सीरीज में और दो सेल को पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है। बच्चे को क्या पता होता है? बच्चे को लगता है रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट होता है। आगे बढ़िए, आज आपने एक नई चीज सीखी है। आपने आज नई चीज सीखी है कि सेल को भी सीरीज में और सेल को भी पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। I hope today's lecture is clear. Give me a last yes or no. हमने 1 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया। बोलिए आज का लेक्चर समझ में आया है क्या? घर जाके जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो देखने हैं, एक एक स्टेप देखना है। ऐसा नहीं समझना है कि आपको समझ में आ गया है। जब शीट आएगी यू हैव टू लुक एट द शीट्स। ओके, 4 बैटरी होगी सूरज, तो दो करके, 4 बैटरी होगी तो दो करके करने का। पहले 2 का इक्विवेलेंट, फिर बाकी 2 का इक्विवेलेंट, फिर उनको एक साथ कर देने का। ठीक है, चलो क्लास बाय।